है। नीर गुलिया सर, आज की इस वर्कशॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीर गुलिया सर, आवाज सर सुन पा रहे हैं सर? ये लगा। हेलो। हाँ सर, आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल आवाज सुन पा रहा हूँ। आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी सर, पहुंच रही है सर। चलो, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार है। और जो आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है कबड्डी अड्डा, खास करके झारखंड कबड्डी एसोसिएशन को मैं इसकी बधाई देना चाह रहा हूँ कि उसने इस मुश्किल समय में हम सब कबड्डी फैमिली मेंबर्स को एकजुट करने की कोशिश की। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अब जो कि आज आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका दिया है मेरे को, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ विपिन भाई का और कबड्डी अड्डा को। सर, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं चाहूंगा सर, हमारे झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री विपिन सर दो शब्द अपना वक्तव्य रखें। विपिन सर। जी सर, प्लीज। हमारे बीच नीर गुलिया साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम सबों के बीच हम सबों का अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज उपस्थित हुए हैं। मैं कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से एवं तमाम तकनीकी पदाधिकारी, प्रशिक्षक एवं सीनियर खिलाड़ियों की ओर से आपका नीर गुलिया साहब का हार्दिक स्वागत है। और निश्चित ही आपसे होने से तमाम ऑफिशियल खिलाड़ी, प्रशिक्षक कुछ गुण आपके सीखेंगे और अपने अपने स्तर से खिलाड़ी पर इसका फॉलो करके उस खिलाड़ी को तैयार करेंगे, जिससे कि राज्य का, जिला का, राज्य का और देश का नाम रोशन करेगा। श्री नीर गुलिया साहब, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। थैंक यू विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं सभी को ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको पिक क्लियर दिख रही है? चलिए, आज का जी सर, आज का जो टॉपिक मेरे को दिया गया है और जिस पे मैं चर्चा करने वाला हूं वो है ऑफिशियल्स के साथ में खिलाड़ियों के कैसे अच्छे संबंध कैसे मेंटेन होंगे। मधुर में है मतलब कुछ ना मतलब बहुत अच्छे संबंध कैसे मेंटेन किया जा सकते हैं या कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं कबड्डी का थोड़ा सा आपको बैक फुट पे जाना पड़ेगा। जहां से कबड्डी स्टार्ट होती है, जहां से कबड्डी स्टार्ट होती है वहीं एक तकड़ी के दो पहलू हैं। एक तरफ टेक्निकल ऑफिशियल्स के बगैर कबड्डी ना के बराबर है। अगर आप कहीं मैदान में खेलते रहेंगे, वहां आपका कोई निर्णायक नहीं होगा या आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जहां से हमारी कबड्डी स्टार्ट होती है वो होती है एक ग्रामीण लेवल से, एक स्कूल लेवल से, जहां से हम सब खिलाड़ी उस सफर को पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं। खिलाड़ी हैं, कोच हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सभी ने वो जीवन व्यतीत किया है और उसका बहुत अच्छा अनुभव किया है। तो वहीं से आप देखेंगे कि स्कूल लेवल से जब हम हमारे टीचर्स या पीटी टीचर्स, फिजिकल टीचर्स या जो हमारे ग्रामीण लेवल पर गुरु होते हैं, कोच खलीफा, जब वो आपको कबड्डी सिखाते हैं तो उसके साथ में कुछ बातें भी बताते हैं कि आपने बाहर जाना है, कैसे दूसरे आपके जो साथी होंगे उनसे कैसे रहना है, या जो आप मैच खेलने जाएंगे उनके साथ जो आपके ऑफिशियल्स होंगे या पीटी टीचर होंगे उनसे कैसे बात करनी है। तो ये एक पढ़ाई है, टीचिंग है। ये जैसे हम गेम को डेवलप करते हैं उसी तरह से हम इस अपने स्वभाव को, अपने जो रिलेशंस है उनको डेवलप करते हैं। तो जिस तरह से हम कबड्डी के अलग अलग सत्रों पे जाते हैं वहाँ वैसे वैसे टेक्निकल ऑफिशियल्स डेवलप होते जाते हैं। स्कूल में है तो पीटी टीचर हैं, गांव में खेल रहे हैं तो लोकल आदमी है, वहां से कॉलेज आए तो वो और चेंज हो गए, वहां से और स्टेट लेवल पे आए तो और चेंज हो गए, उससे अच्छे मतलब हर स्टेप बाय स्टेप आपको टेक्निकल डेवलपमेंट मिलेगी। तो उसमें आपको सुलझे हुए ऑफिशियल से बात करने के लिए, टेक्निकल ऑफिशियल से बात करने को मिलेगा। उसमें आपके आपके कोच हैं जो आपको सिखाते हैं। जैसे कि हम एक परिवार में भाई बहन माँ बाप, वैसा ही रिलेशन हमारा हमारे टेक्निकल
ऑफिशियल्स के साथ में, कोचेज के साथ में, हमारी स्टेट एसोसिएशन के साथ में, सबके साथ में इतना ही अच्छा हम रिलेशन मेंटेन करते हैं। क्यों? अगर आप रिलेशन मेंटेन नहीं करोगे तो टाइमली आपको ना तो टूर्नामेंटों का पता चलेगा और ना ही आपका डेवलपमेंट होगा। जब आपके स्टेट सेक्रेटरी या डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी या ब्लॉक सेक्रेटरी या आपके फिजिकल टीचर्स जब तक आपको बताएंगे नहीं कि आज यहाँ पे ये टूर्नामेंट, तो आप खेलने कहाँ जाएंगे? या गांव देहात में जहां भी आप ये है, वहां हर जगह आपको इसी से जुड़ना पड़ेगा। और ये जैसे जैसे कबड्डी प्लेयर डेवलप होता जाता है वैसे ही आपके रिलेशन डेवलप होते जाते हैं। तो इसके मैं कुछ आपको जो मेरा अनुभव है वो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने कबड्डी स्टार्ट करी थी 93-4 में, 92 के आसपास स्टार्ट करी थी। हम स्कूल में खेले, स्कूल में हमारे फिजिकल टीचर थे। वहां पे आपके साथ में फिजिकल टीचर ही आपके साथ में इस तरह से रहता था कि वो आपकी माँ बाप भाई बहन, और ग्राउंड में वो निर्णायक का भी काम करते थे। क्यों? वो आपकी हर देख रेख में आपके साथ रहते थे। वहां से आपके अंदर एक जागरूकता डेवलप होती है। जागरूकता डेवलप होती है कि भी आपको टेक केयर करने वाला कौन है? एक फिजिकल टीचर है जो आपको स्कूल से लेके स्कूल की सभी टूर्नामेंटों में आगे से आके आपकी डाइट का भी ध्यान रखते हैं, हर चीज पे ध्यान रखते हैं। और उसी के साथ में जब वो ग्राउंड में आके ऑफिशिएटिंग करते हैं, तो तब वो ये नहीं देखते कि ये मेरा स्टूडेंट है। कुछ देखते भी और नहीं भी देखते, दोनों एक पार्ट, एक चीज के दो पहलू होते हैं, आप किधर भी ले लो। बट ज्यादातर क्या होता है कि उनको अपनी इमेज का ध्यान रखना होता है। अगर आप सुनील जी, शायद सर का कनेक्शन ब्रेक हो गया है। कनेक्शन है सर, सिर्फ ऑडियो आ नहीं रहा उनका। हाँ, यहाँ पे टावर्स तो दिख रहे हैं यहाँ पे। जी निर्भय सर, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर? शायद कुछ तकनीकी कारण से सर की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। हम लोग जल्द ही उनसे संपर्क करके जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देख रहे यार।
नीर गुलिया सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है सर। थोड़ी सी कैमरा सर अपना सही करें सर। अरे इस कुकर भी रखना चाहिए। हेलो महेश जोशी सर। हेलो सलील जी। जी सर। महेश जोशी सर हैं, थोड़ा सा उनको देखिएगा। हमारे जोशी सर जुड़े हुए हैं सर। हाँ तो उनका आवाज नहीं आ रहा। हेलो महेश जोशी सर। हेलो हेलो। महेश जोशी सर। हाँ जी। सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? ठीक है सर। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ नील गुलिया साहब को, श्री महेश जोशी पूर्व सेक्रेटरी उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं श्री महेश जोशी साहब। और महेश जोशी साहब से अनुरोध करते हैं कि दो शब्द हो, तब तक लाइन ठीक हो रहा है, आप दो शब्द तब तक तमाम तकनीकी पदाधिकारियों को संबोधित कर दे 2 मिनट का। थैंक यू कुमार विजय। थैंक यू। हाँ भाई सर। कैसे हो? आपने जो व्यवस्था ठीक है करी सर। है इसके लिए बहुत हाँ जी आपका धन्यवाद, आपके आभारी। सर। और विपिन जी, आपने जो सब ठीक। मेहनत करी है ये बहुत अच्छा कार्य करा आपने, जी जी धन्यवाद। सर, ठीक है, थैंक यू सर। हमारे ठीक साथ है सर। नीर गुलिया सर जुड़ चुके हैं। दोबारा कुछ तकनीकी कारणों के कारण हम लोग उनसे संपर्क टूट गया था। सर अब सही से आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी सर। शुरू किया जाए सर। चलो, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा तकनीकी कारणों से डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। तो ये चलो, जहां बात थी रिलेशन की, तो हम स्कूल टाइम से एक फिजिकल टीचर के साथ में काम करते हैं और उसके बाद में जैसे जैसे खिलाड़ी ग्रो करता है तो वो आगे बढ़ता जाता है, डे बाय डे, ईयर, मंथ, ऐसे ही वो उसकी इम्प्रूवमेंट्स आती रहती है। जैसे ही वो स्टेट लेवल की तरफ जाता है तो स्टेट में दूसरे किसी कोचेज के साथ में, जहां भी उसको डिस्ट्रिक्ट स्टेट एसोसिएशन के साथ में टच है, उससे जुड़ने का मौका मिलता है। वहां से स्कूल लेवल से स्टेट लेवल, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। वहां पे एक फिजिकल टीचर आपको ट्रेन कर रहा था, वो आपको बातें बता रहा था, साथ में आप पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद भी आप एक स्टेट एसोसिएशन के साथ में काम कर रहे हैं जहां पे आपकी अच्छाइयों और बुराइयों को दोनों को ध्यान में रखा जाता है। अगर आप किसी ऑफिशियल के साथ में मिसबिहेव करते हैं वो भी नोट किया जाता है, और उनसे क्या होता है कि आपके रिलेशन डे बाय डे खराब होंगे। रिलेशन खराब होंगे क्यों होंगे? वो कहेंगे लड़का अनडिसिप्लिन है, इसको यार आउट करो, कहीं सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो उसके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं होती। बट वो कोचेज, वो स्टेट सेक्रेटरी भी उनको यही सिखाते हैं कि हमारी टीम की तरफ से आप जहां भी खेलने जाते हो, जिस भी मैदान में खेलते हो, वहां पे जो भी ऑफिशियल्स रहेगा, ग्राउंड में रहेगा, बाहर रहेगा, ऑर्गेनाइजर कमेटी रहेगी, उनके साथ में आपको किसी को भी कोई भी मिसबिहेव करने की आवश्यकता नहीं है। ये हर आदमी सिखा के भेजता है। उसके बावजूद क्या होता है कि हम ग्राउंड में, आदत होती है ट्रेनिंग के टाइम में, जब ट्रेनिंग हम अपने ग्राउंडों पे करते तो तकरीबन मोस्टली ये होता है कि 3-4 खिलाड़ी, 5-6 खिलाड़ी किसी भी बात के लिए आर्गुमेंट्स करते हैं। बट एक लेवल पे आके आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ेंगे तो आपका और उस टेक्निकल ऑफिशियल को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, पर आपके अगेंस्ट अगर स्कोर देगा तो आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी कि इन्होंने जानबूझ के हमारी टीम के अगेंस्ट स्कोर दिया। आपके रिलेशन उन ऑफिशियलों से खराब होंगे, आपके अंदर मनमुटाव होगा। तो मेरा जो कहने का मेन मोटिव है कि जहां भी साथ में आज हमारे जितने भी कोचेस या कबड्डी दर्शक खिलाड़ी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने ट्रेनिज को जिस तरह से आप कबड्डी सिखाते हैं उसको उसी तरह से ये बातें भी सिखानी है कि आपको बाहर जाके कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। क्यों कबड्डी खिलाड़ी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक
कबड्डी नहीं, स्पोर्ट्समैन, कोई भी स्पोर्ट्समैन है वो एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। आप कबड्डी क्या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन एक रोल मॉडल की तरफ देखा जाता है, क्यों भगवान उसके साथ में थोड़ा और अलग से प्यार करता है, क्यों वो दूसरे लोगों से अलग से मेहनत ज्यादा करते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, फिजिकल फिट होते हैं, तो लोगों का एक अट्रैक्शन होता है उनकी तरफ। तो तब वो कोई भी खिलाड़ी अगर कोई भी गलती करेगा तो वो सबसे पहले ये आएगा कि हाँ ये खिलाड़ी है और ये दिखने में स्पोर्ट्समैन लग रहा है, इसने यहाँ पे ये मिसबिहेव किया है, तो लोगों की नजरों में आएगा। पूरे ही स्पोर्ट्स जगत का मतलब ग्राउंड के अलावा की बात है ये, तो ये रहेगा कि हाँ यार ये खिलाड़ी तो अच्छे नहीं होते। और ये थ्योरी भी बनी हुई है पास्ट में, अगर आप देखेंगे तो कुछ खिलाड़ियों ने गलती की नहीं की, ये एक थ्योरी खिलाड़ियों के अगेंस्ट अभी धीरे धीरे चेंज हो रही है, काफी हद तक चेंज हुई है। रेसलर्स के साथ में, बॉक्सर के साथ में, कहीं न कहीं हमारे कबड्डी खिलाड़ी भी, कि क्या होता था कि स्पोर्ट्समैन अच्छे नहीं है, बट स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे हैं, उनको कोई समझने वाला चाहिए, और उनको जो समझते हैं वो अपने अपनी फील्ड में होते हैं भी खिलाड़ी कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। बट आज का जो समय है, आज जहां हमारी कबड्डी है, उसमें हमें एक दूसरे से बात करने की सेंस, ऑफिशियल के साथ बात करने की सेंस, अपना ऑब्जेक्शन जहां भी हम ग्राउंड पे हमारे साथ जो भी हो रहा है वो ऑब्जेक्शन करने की भी सेंस, तब तक आप उसको बताने का तरीका नहीं बताएंगे, वो बता नहीं पाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, आप लीग में देखते हैं कि बहुत कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे साउथ से हैं, या जो हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रहे या इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते हैं, वो कई बार कहना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है, और फिर वो अगेंस्ट जाता है रेफरी के। रेफरी को उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं भी टीम के पीछे बैठता हूं, हम भी ये सोचते हैं, कई बार हमारे खिलाड़ी ही एक मिस्टेक कर देते हैं, अब ये रेफरी ने जानबूझ के कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट आपकी पेशकश करने का तरीका, आपको उसको बात करने की सेंस, अगर आप उस कोई भी डिसीजन है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, पूछ पाएंगे, तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अगर उसको अच्छे से नहीं पूछ पाएंगे तो आपके नेगेटिव जाएगा। यही एक रिलेशन डे बाय डे इंप्लीमेंट होता जाता है, हर बार बढ़ता है, हर लेवल से आगे इंप्रूव होता है। खेलते खेलते आपको एक और मैं इंसिडेंट याद कराना चाहता हूं, जिसमें हमें बहुत बड़ी हानि हुई थी, हमारे देश को हानि हुई थी, कि एशियन गेम्स के अंदर हमारी गर्ल्स टीम का मैच था। अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमारी लड़कियों की टी शर्ट्स होल्ड की जा रही थी, रेफरी ने वो चीज इग्नोर करके और उनके अगेंस्ट स्कोर गया, वो एक गलती है। बट वो चीज बताने के लिए चाहिए, वहां पे हमारे इंडिया टीम के कैप्टन या हमारे खिलाड़ी अगर अच्छे से उस टेक्निकल कमेटी को, टेक्निकल स्टाफ को, टेक्निकल ऑफिशियल्स को, एम्पायर्स को अगर और अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते तो उसका रिजल्ट हमारे फेवर में भी आ सकता था। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब भी आप जिस भी स्टेज पे या ऑफिशियल से मिसबिहेव करेंगे, आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके ऊपर बैन लगेगा, बहुत सारे नुकसान है। अगर उससे आप एक तहजीब से तरीके से बात करेंगे तो आप इन सब चीजों से बचे रहेंगे। और ये एक तकड़ी के दो पहलू हैं, टेक्निकल लाइन, ऑल स्टाफ, चाहे टेक्निकल लाइन में हमारा स्कोरर से लेके, टाइम कीपर से लेके, रिजल्ट बनाने वाले से लेके, सब भी स्टाफ मेंबर टेक्निकल स्टाफ है। अगर आप किसी को ये है कि जो ग्राउंड पे विसल मारते हैं, नहीं, वहां से रिजल्ट बनाने से लेके पूरा हर चीज को मेंटेन करने के लिए हमारा टीवी एम्पायर, थर्ड एम्पायर, असिस्टेंट स्कोरर, हमारा रिजल्ट, टाइम कीपर, सब भी कुछ टेक्निकल स्टाफ में है। अब भी हमारा टेक्निकल स्टाफ इतना बड़ा हो गया है, एक लेवल पे आके, एक लेवल पे नहीं है, एक लेवल पे आके बढ़ता जा रहा है। अगर आप उनसे अपने संबंध अच्छे नहीं करेंगे, वो खाली एक आपके वे ऑफ टॉकिंग में है। किसी भी टेक्निकल ऑफिशियल्स को आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमने देखा है कि एक मैच के दौरान, हमारा लीग की बात कर रहा हूं मैं, किसी टेक्निकल ऑफिशियल ने से गलती हुई, बाय मिस्टेक है,
अगर किसी को ये है कि ये जानबूझ के गलती करते, हो जाता है, भगवान नहीं है, रेफरी है, एक मिस्टेक हुई, उसको प्लेंटी हुई, बैन लगा, तो उनको भी अपनी इमेज से उतना ही प्यार है जितना कि एक खिलाड़ी को। जो खिलाड़ी ये मानता है मैं स्कोर लेके आता हूं, अगर कोई टेक्निकल ऑफिशियल्स आपके अपनी गलती से या किसी भी कारण वो एक डिसीजन नहीं दे पाता, तो उसको भी यही फील होता है कि हाँ यार मैंने गलती की है। वो भी आपका एक पार्ट है, और उसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ आपके पास एक तरीका एक ही है, आप अपने बच्चों को सिखाएं। जहां ग्राउंड पे आप टीचिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं, वहां पे अपने बच्चों को बताएं कि ऑफिशियल्स के साथ में आपको कैसे रहना है, उनसे कैसे बात करनी है, और आगे चल के उससे डे बाय डे इंप्रूवमेंट होगा। एक लेवल के ऑफिशियल्स हैं, नेक्स्ट लेवल के आएंगे, और आज हमें सबसे टफ जो ऑफिशियल्स के लिए कंपटीशन लगता है वो लीग है। बाहर तो कैमरे नहीं है, वहां तो चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, कोई भी ऑफिशियल्स गलत डिसीजन नहीं देता है। रिलेशन खराब होना भी एक बात है, रिलेशन मेंटेन करना भी एक बात है, दोनों एक ही बात के दो पहलू है। आप उसको अगर खराब करेंगे, किसी ऑफिशियल्स के ने मान ले बाय दिया, बाय मिस्टेक, अनजाने में कोई मिस्टेक होगी, आपने उसको लूज आउट किया, तो आपको क्या लगेगा, ये जानबूझ के कर रहा है। अगर उसी टाइम पे आपने उसको थैंक यू बोल दिया, देखो मेरा तरीका क्या है, हमने कभी किसी ऑफिशियल्स के साथ झगड़ा नहीं किया, हमने उसने अगर गलती भी की तो वो भी फील करता है। हमने उसको एक ही बात की, सर धन्यवाद आपका, आपने अच्छा स्कोर दिया, उसको फील होगा, वो नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे से कोई गलती हो तो कवर करेगा। दूसरी बात, हमारे कबड्डी फील्ड के अंदर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो उनके लिए एक अलग से फेवर होता है एक टेक्निकल ऑफिशियल्स के अंदर। हाँ यार ये लड़का कभी इसने, हमने स्टेट में भी देखा है, नेशनल में भी देखा है, लीग में भी देखा है, वो टच है तो टच कहेगा, आउट है तो आउट कहेगा। वो एक बहुत बड़ा फेवर है उस खिलाड़ी के लिए। क्यों? वो एक गेम को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है वो खिलाड़ी, और उसके प्रति हर एक ऑफिशियल्स के माइंड में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। अगर वो छोटी कहीं गलती भी कर देगा ना, तो उसको ये लगेगा यार नहीं, ये एक अच्छा खिलाड़ी है, इससे अनजाने में होगी। अरे कोई ऐसा खिलाड़ी है जो बार बार झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, उसके प्रति भी एक अलग से उसके पास एक माइंड रहता है यार। वो अगर सच भी बोलेगा तो कई बार उसके अगेंस्ट नेगेटिव जाता है वो पॉइंट। तो अपने खिलाड़ियों को एक ही बात सिखानी, हमने गेम के दौरान, गेम से बाहर, अगर हमें कबड्डी का भला करना है या कबड्डी परिवार को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है, तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम करें और काम करना सिखाएं। मेरी भी एकेडमी चलती है, मैं भी अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ कि जो टच है उनसे और कुछ नहीं करना, हमें टच है टच को, नहीं है नहीं को। पर झगड़ा जब करते हैं तो ऑफिशियल क्या करेगा, ऑफिशियल को उनके अगेंस्ट स्कोर देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक, जैसे जैसे कबड्डी इंप्रूव हो रही है वैसे ही हमारा टेक्निकल स्टाफ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। दिन रात का आप ये देख लीजिए कि आज जब से लीग स्टार्ट नहीं हुई थी, और लीग से कुछ साल पहले तक भी अच्छा काम कर रहे थे हमारे टेक्निकल स्टाफ, बट लीग स्टार्ट होने के बाद उन पे चारों तरफ आंखें रहती हैं, उनके चारों तरफ आंखें रहती है, देखते रहते हैं, कैमरेज रहते हैं, तो कभी मिस्टेक नहीं करते। वहां पे खिलाड़ी के मन में क्या बातें आती है मैं ये भी बता दूं आपको, कि यार ये नीर गुलिया है, इसका तो ये विपिन जी हैं, ये खास है। वहां पे कोई किसी का खास नहीं है। विपिन जी का नाम मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, जब मैच खेलता है तो उन दोनों के लिए दोनों टीम एक जैसी है, बट फिर भी कुछ खिलाड़ी अगेंस्ट एक हार मिलने के बाद में या स्कोर ना मिलने के बाद उनके अगेंस्ट, ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक मन में एक थॉट्स डेवलप कर लिया है यार, नहीं ऑफिशियल तो यार फेवर करते हैं।
वो किसी का फेवर नहीं करते हैं, वो खाली उस गेम का फेवर करते हैं जिसे वो डेवलप कर रहे हैं। अगर आपकी कबड्डी के अंदर अच्छे ऑफिशियल्स नहीं होंगे, अच्छा टेक्निकल स्टाफ नहीं होगा, तो ये भी एक बहुत ही दुखद घटना है। अगर कबड्डी जिस तरह से इंप्रूव हो रहे हैं, हमारे टेक्निकल स्टाफ उस तरह से इंप्रूव नहीं होगा, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। ये दोनों एक पैरेलल चलेंगे, आप दोनों एक साथ में लेके चलेंगे, दोनों एक एक हाथ है, लेफ्ट राइट, इनसे काम करना है आपको। ऐसे ही हमारा टेक्निकल स्टाफ है जो कबड्डी के अंदर खिलाड़ियों के साथ साथ चलता है, और उसमें खिलाड़ियों की एक मेंटेलिटी जो चेंज करनी है, हमें उनका रिस्पेक्ट, उनसे अच्छे संबंध, वो कुछ नहीं मांगते बेचारे। आपकी जबान है, टंग है, उससे आप कितना भी अच्छा कर सकते हो। मैंने आज तक 25 साल के कैरियर में, एक्टिव कैरियर में, किसी ऑफिशियल्स ने या किसी ने भी मेरे से कभी एक पेंसिल की डिमांड नहीं की है। कभी, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मेरी 2004 से लेकर 2017 तक हमने जितनी टूर्नामेंट खेली हैं, शायद ही किसी टीम ने खेली होंगी जितनी हमने जीती हैं। ओएनजीसी टीम की बात कर रहा हूं मैं। आप किसी भी ऑफिशियल्स ने, हमने हर एक स्टेट में टूर्नामेंट खेली है, किसी ने भी ये नहीं कहा एक पेंसिल दे दीजिए, नहीं। बस एक आपका टंक है, आपको इससे जितना मीठा बोल सकते हैं, वो आपके रिलेशन आगे से आगे मेंटेन होते रहते हैं। अगर आप उससे नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे तो वो आपके अगेंस्ट जाएंगे, आपको लाइक नहीं करेंगे। आप जितना मीठा और आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, गेम की भावना के साथ में रिस्पेक्ट करेंगे टेक्निकल ऑफिशियल्स का, तो उतने ही आपके संबंध अच्छे होते जाते हैं। उसके बाहर की एक बात है, चलो बाहर में क्या कहते हैं कि ये तो गेम से रिलेटेड है। उसके बाहर आज झारखंड से किसी स्टेट सेक्रेटरी का या डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का या किसी रेफरी का अगर किसी काम के लिए सोनीपत में किसी के पास या नीरगुलिया के पास कोई फोन आता है, यार मेरे बच्चे का वहाँ एडमिशन कराना है, आप वहां से एक फॉर्म ला दीजिए, तो इससे नीरगुलिया का कुछ घटेगा नहीं। उस आदमी के लिए वहां बैठे बैठे एक आसानी हो जाएगी कि उस नीरगुलिया ने लाके मुझे एक फॉर्म दिया। कबड्डी से बाहर की बात है, वो आपका एक रिलेशन है, वो आपका एक रिलेशन है कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपका एक अलग रिलेशन है। और ऐसे ही हमारे कबड्डी, हम हर स्टेट में, आज मैं ये कहता हूँ कि मैं सोनीपत में या हरियाणा में बैठ के हर एक मतलब हिंदुस्तान की हर स्टेट में हमें जानते हैं, हमारा लाइजन है। क्यों है कि हम आगे से आगे हमारे रेफरीज, ऑफिशियल्स, टेक्निकल स्टाफ, स्टेट सेक्रेटरी, हमारे दर्शक, उनको भी नहीं भूल सकते। वो कहीं न कहीं किसी भी काम को आसान करने के लिए आपके फेवर में रहते हैं, वो आपके रिलेशन मेंटेन करते हैं। क्यों करते हैं कि आप एक खिलाड़ी हो, खिलाड़ी की भावना को समझते हो और उस खिलाड़ी का आदर करते हैं वो लोग। आप कभी भी देखना, हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों के इधर उधर जो बातें होती हैं, हमारे आपस में भी बातें होती हैं, अगर यार मैंने तमिलनाडु में कोई काम था, मेरा मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी में काम था, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ने, स्टेट सेक्रेटरी ने, या वो फलाना ऑफिशियल था, यार मैंने उसको कहा मेरी यूनिवर्सिटी में फीस जमा करा दे, तो बड़े इजीली हो जाते हैं ये काम। वो है आपका मेंटेन द रिलेशन, ना कि किसी लोभ को लेके। ठीक है, ये एक पढ़ाई है। फिर मैं एक बार सभी को आपको बता रहा हूँ, ये एक पढ़ाई है, एजुकेशन है, कि जैसे हम घर में अपने भाई बहन के साथ में रहते हैं, कितने अच्छे स्वभाव के साथ रहते हैं, वो कोच आपका सिखाता है। आप ग्राउंड में खेलते हैं, कोच आपका सिखाता है। टीम के अंदर आप खड़े होते हैं, चैन आप बनाते हैं, वो कोच आपका सिखाता है। तो आपका कोच ये भी सिखाता है कि बाहर जाके किससे कैसे बात करनी है। और मेरी और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को देखो, आज कबड्डी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है, डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। इम्प्रूव होने के साथ साथ बिहेवियर भी आपका एक मस्ट है, कहीं भी आपका रिलेशन मेंटेन करने के लिए। क्यों, आपको एक बात करने का तरीका रहेगा, आप अच्छे से बोल सकते हैं, बता सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जो डे बाय डे टाइम के साथ चलती हैं, और इन्हीं से आपके अच्छे रिलेशंस
बनते हैं, ग्राउंड के अंदर भी, ऑफ द फील्ड, इन द फील्ड। इसके साथ में हर एक स्टेट का अलग अलग अब अपना सिस्टम है, ट्रायल है, सब कुछ है, वो सब करवाते हैं आपके टेक्निकल स्टाफ, पदाधिकारी, वो सब। आप अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, आप उनको अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो आपको पीछे, उनकी गलती नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा, आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, आप उनसे अच्छे से बात करते हैं और आपकी जबान में मिठास है, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा, अगर आपकी जबान में मिठास है तो आपके रिलेशन को कोई तोड़ नहीं सकता है। और ये जबान ही है जो आपके रिलेशन डे बाय डे इम्प्रूव करती है। और कुछ मेरी तरफ से तो एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए यही बात है। अगर आपको किसी को कोई भी बात पूछनी है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, या कबड्डी के रिलेटेड कहीं भी। आवाज सुन रही है आपको? हाँ, हेलो हेलो। सभी से रिक्वेस्ट, अगर किन सर से जिनको भी बात करना है वो एक एक करके या तो चैट में लिखेंगे अब, या रेज हैंड करेंगे, हम उनको अनम्यूट करेंगे इधर से। यस, राजू टेक्निकल ऑफिशियल्स कुछ भेज रहा है मेरे को, कैन यूज चेयर। चले जाए पापा। हेलो, अभी से ये प्रणय है, वो आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? प्रणय जी बोलिए सर। पूछिए, सवाल पूछिए। प्रणय जी सवाल पूछिए अपना। यस सर, मैं प्रणय बोल रहा हूँ। बोलिए सर। जैसे आजकल कबड्डी जैसे बढ़ रहा है, जी जी, ऐसे देखा जाए तो क्रिकेट के कंपेयर में तो उतना अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन बढ़ते जा रहा है। जी तो जी अभी सबके अंदर उतना क्रेज नहीं आया है कबड्डी के लिए। जी। और ये जैसे झारखंड की कोई टीम नहीं है प्रो कबड्डी में, अगर झारखंड में कोई प्लेयर है जो खेल सके, वो कैसे खेल पाएगा प्रो कबड्डी? देखिए, आपकी एज कितनी है या किस एज के लिए आप सवाल कर रहे हैं? मेरी एज तो भी कम है, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। 2 ऑप्शन होते हैं कबड्डी लीग में जाने के लिए। एक तो 18 से 22 साल में यंग टैलेंट हंट एक प्रोग्राम चलाते हैं, फेडरेशन और मसाल स्पोर्ट्स मिलके ये प्रोग्राम चलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। करीबन 18 जगह पे वो ट्रायल लेते हैं 18 से 22 साल की एज के। जिन बच्चों को नेशनल में मौका नहीं मिलता या वो किसी कारण से नहीं जा पाते, तो वो अपनी प्रतिभा को वहां दिखा सकते हैं और उसमें जो उनका टैलेंट हंट प्रोग्राम हो वहां जाके ट्रायल दे सकते हैं, उससे सिलेक्शन पा सकते हैं। सेकंड, या फिर आप नेशनल के अंदर, जब भी आपके जूनियर या सीनियर नेशनल के अंदर आप जाते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे जजेस होते हैं, उनको लगना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल की है, जिससे आपको आगे जाके प्रो कबड्डी लीग के लिए सिलेक्शन मिलेगा। सर यही सब सवाल है कुछ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्हें वो सब नहीं मिल पाता जिनके वो हकदार हैं। देखिए, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा और करता भी हूं कि जब तक आपको घर, ये जो टैलेंट हंट प्रोग्राम्स है ये आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। जब तक आप जाके ट्रायल नहीं देंगे तो आपको कोई सिलेक्शन नहीं देगा।
तो आपको भी अपना एफर्ट्स करके अपने स्टेट सेक्रेटरी से, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से बात करिए, ताकि वो आपको बता सकें कि कब ट्रायल होती है और कब आप जाके ट्रायल दें और सिलेक्शन पा सकें। सर एस राजू हैं राजस्थान से, ये सर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। एस राजू राजस्थान से। जी राजू जी बोलिए। हाँ राजू जी, आप सुन पा रहे हैं? राजू जी हेलो। राजू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैसेज टाइप कर दिया हूँ सर। आप बोल के बताएं तो अच्छा रहेगा सर। बोलिए राजू जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। सुनाई दे रहा है सर? हाँ सुनाई दे रहा है सर, बोलिए आप। हाँ सर, ये विकास विकास देखिए क्या मैसेज टाइप किया एक बार। हाँ सर, इन्होंने पूछा है, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ एनी मैच सिचुएशन वेयर द स्टूडेंट वाज गिवन द राइट मोटिवेशन टू गेट थ्रू इट, व्हाट वाज द मोटिवेशन गिवन बाय यू एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। देखिए मोटिवेशंस मैच के ऊपर कैसा होता है कि आप एज ए कोच काम हम जब करते हैं तब हम खिलाड़ियों के एक मॉरल सिचुएशन को देखते हैं कि वो प्रेशर में है या क्या, उनके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं। एक कोच का सबसे बड़ा काम ये होता है कि जो ट्रेनीज उसके पास रहते हैं उनकी मेंटलिटी को, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि अभी ये डर के खेल रहे हैं या हौसले में खेल रहे हैं। अगर वो ज्यादा ओवर खेल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बोलिए कि नहीं भाई अभी सिचुएशन नहीं है, आप थोड़ा कंट्रोल करके खेलिए। अगर वो ज्यादा ये लग रहा है कि वो ज्यादा डाउन खेल रहे हैं तो उनसे टाइम आउट लेके आप बात कर सकते हैं, उनसे उनको बताना है कि नहीं यू आर द बेस्ट। अगर कोई टीम चाहे कितनी भी कमजोर हो और उसके पीछे मैं बैठा हूं तो मैं यही कहूंगा अपने खिलाड़ियों को कि आपसे बेस्ट इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। उनको इस तरह से मोटिवेट करना है ताकि उनसे वो मैच निकाला जा सके। यही था आंसर, मिला राजू जी? जी जी जी, थैंक यू सर। और पूछिए सर। सर एक प्रथमेश रहाटे हैं महाराष्ट्र से सर। हेलो प्रथमेश रहाटे महाराष्ट्र। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद सर मैं बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ये क्या यू राइट द मैसेज। मैं बोलूं क्या? बोलो बोलो सर मैं कल्याण से बोल रहा हूँ, थाने से। बोलिए, थाने से बोलिए। मेरी उम्र 14 साल है जी। हमको ना ये स्कूल में से मैं जाता हूँ स्कूल में कबड्डी खेलने, बाहर से जाते जी। तो वहाँ जीते तो हमको बोलते हैं कि थाने में से खेलेंगे, फिर आगे महाराष्ट्र से खेलेंगे, ये सही है क्या? देखो आप जब थाना डिस्ट्रिक्ट की टीम में खेलेंगे तो वही आपका एक खेलने के लिए प्लेटफॉर्म है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट टीम स्टेट में पार्टिसिपेट करेगी, स्टेट से आगे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे, वही आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है। और कल्याण में भी बहुत बड़ा बोलते आपका रजिस्ट्रेशन आप महाराष्ट्र में देखिए कि उनका डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ में एक रजिस्ट्रेशन होता है हर एक खिलाड़ी का कि आपका रजिस्ट्रेशन कल्याण के साथ में है या थाने के साथ में है। जिस भी अगर आपको ये लगता है कि मेरे को थाने से मौका नहीं मिल रहा है तो अपने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से बात करके आप कल्याण से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और वहां से खेलिए। वो डिपेंड ऑफ यू, आप पे निर्भर करता है। सर एक मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये इनफैक्ट यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं स्पेशली कैसे प्रो कबड्डी खेलें या कैसे बड़े लीग्स खेलें, और आपने जैसे कि बहुत सारे यंग प्लेयर्स को ऊपर आते देखा है, चाहे वो सुनील परवेश हो, रोहित गुलिया हो, विकास खंडोला हो, जितने यंग प्लेयर्स हैं आपने उनको देखा है।
उनकी जर्नी आपको पता है, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है और आज किस मुकाम पे पहुंचे हैं। उन बातों को अगर आप बताएं कि प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स है कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, हमारे जो पुराने सीनियर खिलाड़ी थे या हमारे कोचेस थे या हमारी कबड्डी कहाँ से जुड़ी है, रूरल एरिया से। जी, सभी कहते आ रहे हैं कि हमारी कबड्डी रूरल एरिया से जुड़ी हुई है, जहाँ से हमारे को रॉ मटेरियल और तैयार खिलाड़ी मिलते हैं, यही है। और टीनेजर बच्चे, आज बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे हमारे तो यहाँ हरियाणा में तो गांव के अंदर कोचिज हैं, खलीफा हैं, वहां जाके अपनी ट्रेनिंग करिए और उससे आगे निकलने का आपको अवसर मिलेगा जी। और उसके लिए अगर किसी को ये पूछना है मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं डाइट क्या लूं, कैसे इंप्रूव करूं, आप कबड्डी से रिलेटेड कोई भी डाइट से लेके ग्राउंड से लेके जो भी सवाल आपको पूछना है आज आप पूछिए। सर एक रोहित कुमार हैं, ये सर सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जी बोलिए रोहित जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। हेलो, बोलिए। मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए सर। कोई भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से सर मैच होता है तो वहाँ कुछ गलत डिसीजन भी लिया जाता है, रॉन्ग अपोजिट टीम से, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैंने जो मेरी पहले जो मेरा टॉपिक था मैंने उसमें बताया है कि आपको ये लगता है अगर कोई ऑफिशियल्स जानबूझकर गलत डिसीजन देगा तो उसको देखने वाले आजकल बहुत आंखें हैं उसके ऊपर, उसमें उस ऑफिशियल्स का खुद का अपना भला नहीं होगा, वो बड़ा ऑफिशियल्स नहीं बन सकता, बड़ा रेफरी नहीं बन सकता, बड़ी लीग में काम नहीं कर सकता अगर कोई जानबूझ के गलत डिसीजन देगा। दूसरी बात, उस स्टेट जो भी टूर्नामेंट है उसके ऑर्गेनाइजर से आप बात कर सकते हैं कि ये ऑफिशियल्स हमारे अगेंस्ट या आपके अगेंस्ट या सबके अगेंस्ट जो भी गलत डिसीजन दे रहा है आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं या उनसे आप मिलके रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सर आप तो निर्णायक हैं, न्यायाधीश हैं, आपकी हार कराने से, आपके डिसीजन देने से हमारी टीम हारेगी या जीतेगी या कोई भी डिसीजन है, उसके बावजूद उनका आपको भी लोगों के बीच में आना है, लोग आपसे गणना करने लगेंगे। इसी तरह से आप उनको समझा सकते हैं, ये सीधा और आसान तरीका है, ना कि उनसे लड़ाई करके मिसबिहेव करके, यही एक आसान तरीका है। सर YouTube लाइव पे हिमांशु सांगी हैं यूपी से, इन्होंने सर सवाल पूछा है जी कि डिफेंडर को क्या कप्तान बनाया जा सकता है, और अगर डिफेंडर को कप्तान बनाया जाता है तो इस पर टीम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैं आपको किसी भी टूर्नामेंट में ले लीजिए, मैक्सिमम ज्यादातर डिफेंडर को ही कप्तान बनाते हैं, डिफेंडर को ही कप्तान बनाते हैं, और वो क्यों बनाते हैं वो भी मैं बता देता हूं। कोई भी कोच या जो भी हमारा ट्रेनी है उसमें टीचर है, वो क्यों बनाते हैं डिफेंडर को कप्तान कि रेडर गोइंग टू अगेंस्ट, उसके बावजूद रेड करने के बाद रेड करने चला जाएगा तो टीम को समझाने वाला कोई नहीं, तो वो डिफेंडर ही कप्तान बनाने का एक रीजन क्या होता है कि जब रेडर अगेंस्ट में रेड करने जाता है तो वो अपने डिफेंस को, अपनी टीम को अपने साथ बुला के उनसे कोई भी डिस्कशन करने में ज्यादा सक्षम होता है, और रेडर को बार बार रेड करनी है तो वो रेड करके आने के बाद में फिर अगेंस्ट रेडर आ जाएगा तो उसको टाइम कम मिलेगा, इसलिए हम ज्यादातर डिफेंसर को ही कप्तान बनाना पसंद करते हैं मैक्सिमम टीम में। सर चैट पे सर सुनील कुमार पुनिया हैं, इन्होंने सर एक प्रश्न पूछा है कि किस उम्र का होने के बाद खिलाड़ी को फुल प्रैक्टिस लोड दिया जा सकता है, कितने एज के बाद फुल प्रैक्टिस लोड दिया जाता है? बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात है, इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो हम सबके काम का है। अगर आप छोटी एज में
अगर आप छोटी एज में 12, 13, 14 साल की एज में अगर उसके ऊपर लोड, ट्रेनिंग का जो लोड है या वर्किंग का जो लोड है वो ज्यादा करेंगे, उसकी मसल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, मसल्स उसकी बोन्स वीक होती हैं, कच्ची होती हैं, तो उसको इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब भी आफ्टर 16, 17 ईयर या 18 ईयर के बाद में आप उस पर कितना भी लोड डालोगे तो उसकी जो बोन्स है वो एक मजबूत हो जाती हैं और उससे वो लोड लेने की क्षमता बढ़ती है। तो छोटी एज में कम से कम उस पर ज्यादा लोड नहीं, ये नहीं कह रहे कि हम नहीं कराना है, बट उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना आपने स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, उसकी स्पीड के ऊपर, उसकी पावर के ऊपर। तो ये जब सारी चीजें इंप्रूव होंगी तो वो एक धीरे धीरे लोड लेने लायक हो जाएगा जब उसकी एज होगी। अगर एज से पहले आप उस पर ज्यादा लोड डालेंगे तो उससे उसकी मसलों को नुकसान होगा। सर एक सवाल और है, मानिक राज हैं हैदराबाद से। जी सर इसका प्रश्न है इनका कि जो स्कूल के बच्चे हैं जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। बात करते हैं खेल का, उसमें सर कोचेस का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? सर ये मानिक राज हैं हैदराबाद से। हेलो सर, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही है सर। मानिक राव जी क्या बोल रहे हैं प्लीज? हेलो, बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है सर, रिदमी। सर सुन पा रहे हैं सर? आप क्लियर आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए बोलिए। सर ये मानिक राज जी हैं हैदराबाद से जी। सर इनका प्रश्न है कि स्कूल के बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं जो खेल की शुरुआत करते हैं जी, इसमें सर कोच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए उनके खेल निखारने के लिए? क्या होना चाहिए, कौन सी एज में या कक्षा में? स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं जो सब खेल की, मतलब जो बिगिनर्स हैं सर, जो शुरुआत करते हैं खेल की, उसमें सर कोच का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? चलो ये बहुत बढ़िया बात आपकी। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मानिक राव जी का। मैक्सिमम कबड्डी प्लेयरों ने स्टार्ट किया स्कूल से। आज हिंदुस्तान के हमारे सीनियर जूनियर सभी खिलाड़ियों ने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया स्कूल से। खाली 5 से 10% खिलाड़ी ही ऐसे हैं जो स्कूल एज के बाद में उन्होंने खेलना स्टार्ट किया है। छोटे बच्चों को आप कैसे हैंडल करना है, उनके अंदर जितनी भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छी है। उनके ऊपर ज्यादा बर्डन मत डालिए, उनके ऊपर खाली स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ा पावर के साथ में, ज्यादा नहीं, लिटिल वेट के साथ में उनसे काम कराइए, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उनको स्किल पे ज्यादा काम करने के लिए बोलिए, फ्लेक्सिबिलिटी और स्किल जो आगे चल के उनका एक हथियार बनेगी। हेलो जी सर। हेलो जी जी बोलिए। जी नमस्ते सर, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, संजय कुमार भगत। बोलिए भगत जी। सर रेडर का डाइट और डिफेंडर का डाइट और प्रैक्टिस शेड्यूल एक ही होता है क्या सर? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रेडर की स्किल अलग होती है, डिफेंडर की स्किल अलग होती है। डाइट जी सर। डाइट जो बात है, डाइट डिपेंड है उसकी पर्सनालिटी पे। अगर रेडर 6.25 फीट का है और डिफेंडर 5 फुट 7 इंच का है या 4 इंच का है, दोनों की डाइट में डिफरेंट रहेगा। ठीक है, वो अपनी हाइट वेट के अनुसार डाइट खाएगा उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, और रेडर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डाइट खाएगा। इनमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप 4 रोटी खाते हैं, मैं 2 रोटी खाता हूं, तो किसी में कंपैरिजन नहीं कर सकते। जी सर। और बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो जी हेलो, बोलो बोलो सर मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि रेडर जब रेड करने जाता है तो वो पहले बाहर से सोच के जाए किसको आउट करना है या अंदर जाके सोचे कि? देखिए ये तो डिपेंड करता है आपके अगेंस्ट जो डिफेंस है उसके ऊपर। कुछ रेडर ऐसे होते हैं कि जो अपनी स्किल में मास्टर होते हैं। जी सर। ठीक है ना, जो रेडर अपनी स्किल में मास्टर होगा उसने तो वो अटैक करना है। अगर वो सामने वाले डिफेंस को अपने डोज या अपने अटैक में तोड़ सकता तो उसको चाहे जहां से पॉइंट लेगा।
ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं वहां से ही टारगेट मैंने कर लिया, भैया आप रेड करने गए, मैंने जो 7वें नंबर का खिलाड़ी है उसको टच करना, तो आप कर ही नहीं सकते। टच कहाँ होता है? सेकंड मैन कॉर्नर, कवर या कॉर्नर पे होगा, 7वें खिलाड़ी को तो नहीं हो सकता। तो वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आपके फेक पे, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं किसी भी एक स्किल में मास्टर है तो उसको वो अटैक करना ही, उससे उसको स्कोर मिलता है। मेरी बात समझी आपने? जी सर, जी सर, जी सर, जी बोलिए। हेलो सर। सर चैट पे एक सवाल पूछा है जी, विशाल सिंह कोडरमा झारखंड से जी, कि अगर रेडर को डिफेंडिंग टीम के 3 या ज्यादा लोग पकड़ते हैं, जी सर ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है सर, हाँ हाँ कोई नहीं, कि अगर रेडर को डिफेंडिंग टीम के 3 या ज्यादा लोग पकड़ते हैं हाँ और किसी एक डिफेंडर मिड लाइन को पार कर जाता है हाँ, तो रेडर नहीं करता है, ठीक है। रेडर देखिए उसमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे? उसमें डिपेंड करता है ऑफिशियल के अंदर उनका एक एक स्कोर तो बन ही गया, अगर वो उससे टच में है, ठीक है। अगर टच में है, अगर मैं उसके आगे खड़ा हूं, रेडर के साथ में टच है तो रेडर से 1 पॉइंट। अगर इन केस रेडर से आपका लाइजन टूट गया, कई बार क्या होता है कि भाई आगे खिलाड़ी खड़ा है, पुश मारा और वो गिरता गिरता सेंटर लाइन जाकर और वो दूर गिर गया, इसमें उसका लाइजन नहीं है तो 1-1 पॉइंट होगा। अगर आपसे टच है तो 1 पॉइंट होगा। हेलो जी, ये सर मैं एक टेक्निकल, हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए। सर मैं एक कबड्डी के रूल के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ जी, AKFI का रूल और जी। कबड्डी प्रो कबड्डी का रूल दोनों जी। रूल एक ही होते हैं क्या? जबकि AKFI में पीछे की लाइन पर टच होने पर रेड या डिफेंडर को हटा लिया जाता है सर, नहीं लेकिन वो प्रो आपको कबड्डी में नहीं होता सुनिए है। सुनिए, हाँ मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। वो रूल दोनों सेम है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप टच, अगर आप लाइन है वो 1.5 से 2 इंच चौड़ी होती है, अगर आपने उसको जी जी पूरी लाइन को अगर आपने कवर कर लिया, अगर आपने लाइन है, ये लाइन है और इससे यहाँ आगे आपका पैर निकल गया तो ही आप आउट हैं। जी सर, अगर आप उसको आधे तक जाते हैं तो आप आउट नहीं है। जी सर, ये तो है सर, लेकिन हमारे यहाँ पे टच होने पर ही निकाला जाता है, टच तो होने यानी पे कि रॉन्ग निकाला चल रहा है जाता है। सर, यानी कि रॉन्ग हो रहा है सर। देखिए वहां आपको कैसे टच होता है क्या है, या तो मैं वहां हूं तब उस चीज को देख सकता हूं, तो अगर नहीं, टच है तो जिस टच तरीके से पे सर, नॉट आउट। जी जी सर, जिस तरीके से आपने बताया, अगर जी। वो लाइन के पूरा 2 इंच लाइन के बाहर जाता है तो आउट है सर। 2 इंच नहीं, लाइन से अगर आधा सेंटीमीटर भी बाहर आपका पैर जी, जी। जाएगा जी जी वो तो आउट है सर। जी, अगर वो भीतरी लाइन के अंदर टच होता है तो वो नॉट आउट है सर। नॉट आउट है। जी सर, थैंक यू सर। ये तो आप उसमें रूल बुक में भी देख सकते हैं, जी वो जी लिखा है हुआ सर, है जी जी है ना? जी जी है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो हेलो सर, हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मेरा एक और क्वेश्चन, जैसे हाइट कम होने पर सब बोलते हैं कि तुम अच्छा रेडर नहीं बन पाओगे, क्या ये सही बात है? आपकी हाइट कितनी है? आपकी हाइट कितनी है ये बताइए। 5 फीट 5 इंच। 5 फीट 5 इंच कौन कहता है आप रेडर नहीं बन पाएंगे? आपके अंदर कैपेबिलिटी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जसवीर सिंह, अर्जुना वार्डी 2014 2016 14 एशियन गेम 2016 वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडलिस्ट, 5 फुट 5 इंच हाइट है। जी सर। आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी गेम सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्या कर सकते हैं। अगर आप वो 40 किलो के 5 फुट 4 इंच है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना? अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम स्पीड और पावर पे और स्किल के ऊपर। जी सर, थैंक यू सर।
जी मीर भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। कौशिक बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी। आपने रेफरी और प्लेयर्स के संबंधों के बारे में आज बहुत कुछ बताया, उसके लिए बहुत आवश्यक है जी। आपने बहुत अच्छा बताया उसके बारे में। मैं एक छोटा सा, मेरा जैसे कि कोच, प्लेयर और एक टेक्निकल ऑफिशियल के संबंध होते हैं, इसी प्रकार जी भी बहुत आवश्यक है गेम के लिए। भाई साहब थोड़ी सी आवाज कम आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ गेम के लिए दर्शक भी उतने ही आवश्यक हैं जितना हाँ, मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने उससे अगली बात में कहा, चाहे हमारे दर्शक ऑडियंस के बगैर तो सब कुछ अधूरा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है जी, दर्शक एंजॉय करने के लिए आते हैं, एक ग्रुप आपकी टीम को हूट कर रहा है, एक आपकी टीम को बैकअप कर रहा है जी, तो उस समय आपके खिलाड़ियों को, आप टीम को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि यदि सपोज आपका हूट करने वाला हावी हो रहा है जी, तो आप अपने खिलाड़ियों को कैसे कंट्रोल करेंगे ग्राउंड में, और आपके खिलाड़ियों का दर्शकों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? चलो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कई बार कैसा होता था कि पीछे से टी शर्ट पकड़ के खींचने वाले भी मैच होते थे। जो आपने कहा ना, एक आपको मोरल अप कर रहा है, एक डाउन कर रहा है, तो उस टाइम में आपने ऑफिशियल्स और अपनी मेंटलिटी को आपने से एक, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। अगर आप भी उनकी तरह उग्र हो गए तो उसके अंदर झगड़ा हो जाएगा, मैच के अंदर मैच खराब हो जाएगा। तो आपके अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए, जो आपके पास आपका कोच है या कप्तान है, उस टाइम में उसकी सूझबूझ सबसे ज्यादा काम करती है कि वो अपने खिलाड़ियों को कैसे हैंडल करता है। अगर उनके अंदर वो उसी तरह की जागरूकता पैदा करता है कि आज इस टीम को हमने हराना है, इसी के गांव में, इसी के घर में इनके सपोर्टर भी ज्यादा हैं, ठीक है। कुछ खिलाड़ी, कुछ टीमें ऐसी होती हैं कि जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें ज्यादा अपने आप के अंदर एक ऊर्जा मिलती है, जिसके अगेंस्ट शूटिंग होती है, जो जिसके फेवर में लोग ज्यादा करते हैं, अपने आप में एक ऊर्जा मिलती है, प्रतिशोध की, एक कंपटीशन की भावना जागृत होती है, और उसको उसी से मारा जा सकता है। और आपका उस टाइम में भी ऑफिशियल्स के प्रति एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। नमस्कार गोलिया सर, मैं कृष्ण यादव बोल रहा हूँ लातेहार झारखंड से। जी जी सर, मेरा सवाल यह है कि आज कबड्डी बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एकेडमी और कोच की बहुत ज्यादा कमी है। बिल्कुल। और फिटनेस कोच और डाइटिशियन वगैरह इन पे ध्यान नहीं रहता है। तो उस स्थिति में यदि कबड्डी को आगे बढ़ाना है एक कोच को, तो आप उसको क्या सुझाव दे सकते हैं, कैसे हम लोग उस पर काम करें? देखिए, जहां जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2014 से लेके आज 2020 तक जितना कबड्डी ने डेवलपमेंट किया, शायद ही किसी गेम ने डेवलपमेंट किया होगा। आप ये बिलीव नहीं कर सकते, हर गांव देहात कहीं भी आप जहां से भी खिलाड़ी नहीं मिलते थे, वहां से भी बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। हाँ, ये मान सकता हूं कि कुछ ऐसी जगह होंगी जहां आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट आती है। वहां पे आपके पास एक साधन ये है कि आप YouTube से बहुत सारी स्किल्स आज डिफरेंट लोगों ने डाली है। उससे भी अच्छा आपके पास एक और साधन है कि YouTube के ऊपर जो कबड्डी लीग के मैच हैं, नेशनल के मैच हैं, इनको देखिए, ठीक है ना। इनको देखेंगे आप, स्किल्स सीखेंगे और उससे अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं आप। जी सर, थैंक यू सर। हेलो जी सर, मैं चित्तौड़गढ़ से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। ये जो सर ने क्वेश्चन पूछा, अभी उसी क्वेश्चन को मेरे को पूछना था सर, के मतलब यहाँ पे अभी मैं चित्तौड़गढ़ में हूँ, यहाँ पे कोई भी एकेडमीज नहीं है सर। तो अगर मतलब इसका आगे बढ़ना हो कबड्डी में, तो फिर सर जैसे स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स और स्टडी को दोनों को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे सर? हाँ, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कबड्डी खेलने के लिए एक ग्रुप की जरूरत होती है। कोई भी एक है, मैं अकेला ग्राउंड में कबड्डी खेल रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। वो अपनी फिजिकल फिटनेस कर सकता है या स्किल डेवलप कर सकता है। मैं पहले तो अकेला ही सर, कर सकता है। पहले सर गुजरात में ही था, वहाँ पे मेरी टीम भी थी सर, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया सर पापा। चलो, आप ट्रांसफर हो गए, गुजरात में थे, बहुत बढ़िया बात है। बट उसके लिए आपको कहीं तो ग्राउंड तो ढूंढना पड़ेगा, या आपने अपने साथ में कुछ और खिलाड़ी या
वहाँ लोकल देहात से कुछ लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो आपके साथ कबड्डी खेलने में आपकी मदद करें। अगर आप तो अकेले ही हैं तो आप अकेले कैसे खेल पाएंगे? सर कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है क्या? हाँ, सभी कॉलेजों में हमारी। आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं? अभी तो मैं 12th क्लास में ही हूँ। मैं तो पूछ रहा था सर, क्योंकि फिर आगे अभी तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, अब आ ही गए तो सर, लेकिन कॉलेज में तो बाहर जाना ही पड़ेगा। नहीं, देखो, अगर आपके पास जब आपके सराउंडिंग एरिया में कोई कबड्डी खिलाड़ी है ही नहीं, या तो आपको बाहर जाके कहीं एकेडमीज या कहीं ढूंढना पड़ेगा रास्ता, या फिर आपको अपने कुलीग को जागरूक करना पड़ेगा चलो कबड्डी खेलें, या फिर आप अकेले ही एक दो ही काम कर सकते हैं। यूट्यूब से देख के आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्पीड डेवलप कर सकते हैं, पावर डेवलप कर सकते हैं, पर गेम डेवलप तब होगा जब आपके साथ पार्टनर होंगे। समझ में आई आपको मेरी बात? हेलो? यस सर। हेलो, यस सर। आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, लेकिन मगर लाइव कोच अगर सामने होगा तो ही सर, मतलब वो देखेगा ना। देखो, लाइव आपको कोच सामने होगा उस जैसा तो मजा ही नहीं, पर उसके लिए भी तो आपको खिलाड़ी चाहिए ना। अब आप अकेले हैं, कोच भी अकेले हैं, तो आप 2 आदमी तो कबड्डी नहीं खेल पाएंगे। कबड्डी के लिए ग्रुप चाहिए, 10, 12, 15, 8, 10 आदमी चाहिए जो जिनसे वो काम कर सकेगा, जिनसे आप एक खेल सकोगे। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। किसी ने पूछा है ये डॉक्यूमेंट्स इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या है कुछ? सर आपने कैसे कोऑपरेट किया था स्टडी और स्पोर्ट्स को? हाँ दोस्तों, मैं तो मेरा जो आप मेरे बारे में जो पूछ रहे हो, मेरा जो जन्म हुआ मेरे गांव में, मेरा गांव है सोनीपत में, पुरखास नाम से मेरा गांव है, जो कि खिलाड़ियों का एकमात्र हिंदुस्तान का ऐसा गांव है कि उस गांव के अंदर कम से कम 40 से 45 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, और डिफरेंट गेम के। सर यही तो बात है, वहाँ पे ठीक है, उसके बाद भी मैं बता देता हूँ। और मेरी ही फैमिली में हम 5 भाई हैं, 5 स्पोर्ट्समैन हैं। मेरे ही परिवार में 5 आदमी हम इंटरनेशनल हैं। तो वो तो आपको गांव में हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें ये नहीं कहा कि आप खेलिए मत। उन्होंने एक ही बात कहा कि एक चीज चाहिए हमें, या तो पढ़ाई चाहिए या खेल चाहिए। तो उनके आशीर्वाद से कहीं एक जगह कामयाबी मिली है। यस सर। सर अभी क्या, मैंने 12th साइंस ली है, तो ऐसा कहते हैं साइंस ली है, मतलब। यस जी बोलिए बोलिए। तो पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि मतलब साइंस लिए तो फिर या तो खेलो मत, या तो फिर देखो, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, साइंस, आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कुछ भी लो, वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप ये मत समझो मैंने साइंस ली तो मैं खेल नहीं सकता। क्यों नहीं खेल सकते? आपके अंदर उतनी मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर सकता हूँ और मैं अपने गेम को भी अच्छे से कर सकता हूँ। वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हेलो जी बोलिए। हाँ सर, एक और क्वेश्चन है मेरा सर, रेस्ट कितना लेना चाहिए सर? जैसे हम लोग शाम में 3 घंटा प्रैक्टिस करते हैं और मॉर्निंग। निर्गुलिया जी सर। जी सर बोलिए पिन जी। टाइम आज का समाप्त होने वाला है, 2 मिनट बच रहा है मात्र। जी सर। मैं बीच में दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे टेक्निकल ऑफिशियल कोच खिलाड़ी जो जुड़े हुए हैं, जी कृपया आप लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन पर ध्यान दें कि कुछ फिगर में आ रहा है, कुछ सो रहे हैं, सो के देख रहे हैं, कुछ गंजी बनियान में पहने हुए। तो कृपया करके आप सबों से अनुरोध है कि कृपया स्पोर्ट्समैन का एक डिसिप्लिन है, आप टी शर्ट में रहें, प्यार एकदम प्रेम से बैठ के फिर बात करें तो देखने वाले को अच्छा लगा, क्योंकि पूरा वो हिंदुस्तान के साथ साथ वर्ल्ड में भी देख रहा है लोग। बिल्कुल डिसिप्लिन स्पोर्ट्स में बहुत अति आवश्यक है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ इस चीज को जरूर ध्यान देंगे। आप आराम से चेयर में बैठ के पीठ रूबरू होते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। एक स्पोर्ट्समैन का श्रृंगार और स्मार्टनेस वही है कि हम अपने सामने वालों को भी अच्छा दिखे और अगले सामने वाला भी अच्छा दिखे मेरे को। विपिन जी, बेसिकली आज जो टॉपिक था वो यही टॉपिक है था जो आप लोगों ने दिया था, इसी को इम्प्रूवमेंट करना है। और धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। निर्गुलिया जी और विशाल जी जो कबड्डी अड्डा के, उन्होंने डायरेक्ट लाइव कर रहे हैं,
तो लाइव में जो लोग देखते होंगे तो अच्छा फील नहीं करते होंगे कि अगर स्पोर्ट्समैन का फिगर आ रहा है, देखो कोई सोया है कोई बैठा है। इसलिए आप लोग प्लीज कल से एकदम अपना ड्रेस में रहेंगे और नियमित समय पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि वेटिंग में 150 आदमी पीछे से लगा हुआ है। आप कट जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, इसलिए समय से जुड़ जाइए। और कल हमारे बीच कृष्ण हुड्डा साहब जो एसपी के पद पर कार्यरत है हरियाणा में और दिल्ली दबंग के मुख्य कोच है, आपसे रूबरू होंगे। और पुनः मैं एक बार नीरगुलिया साहब, विकास जी एवं कबड्डी एसोसिएशन के झारखंड के जितने भी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, खास करके महेश जोशी जी जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तमाम टेक्निकल ऑफिशियल कोच खिलाड़ी सभी को मैं पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बात सुनी। थैंक यू सर। और विपिन जी की जो बातें कही, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सब उन पे अमल कीजिए। और आज मैं झारखंड कबड्डी एसोसिएशन और कबड्डी अड्डा का और मेरे तमाम जो साथीगण जो मेरे से जुड़े हुए थे सबका बड़ा धन्यवाद करता हूं। आरडी कौशिक जी का स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि भाई साहब ने क्वेश्चन कम पूछे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विकास सर समय खत्म हो गया है।